तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक ट्रेड डील की नहीं, बल्कि एक ऐसी अनोखी डिजिटल डिप्लोमेसी की कहानी की जिसने इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिश्ते को आप कह सकते हैं बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। देखिए, अक्सर क्या होता है कि बड़े बड़े ट्रेड डील्स होते हैं, अखबारों में हेडलाइन बनती है और फिर हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन में जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच की डील थी, ये कुछ अलग थी। तो आखिर ऐसा क्या था इसमें जो इसे इतना खास बना गया? आइए इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये डील सिर्फ आंकड़ों और इकोनॉमिक्स के बारे में थी ही नहीं। इसकी जो असली पावर थी ना, वो छिपी थी इसके मैसेज में, इसके सिंबलिज्म में और उस तरीके में जिससे एक पूरे कॉन्टिनेंट से सीधा कनेक्शन बनाया गया। हाँ, मतलब इसका फोकस सिर्फ टैरिफ या मार्केट एक्सेस पर नहीं था। इसका जो कोर था वो था कनेक्शन, एक ह्यूमन टच आप कह सकते हैं, जिसने इस पूरी डील को सबसे अलग बना दिया। लेकिन एक मिनट, ये सब इतना आसान नहीं था जितना लग रहा है। इस डील के पीछे ना लगभग 2 दशकों की, मतलब 20 साल की एक लंबी और मुश्किलों से भरी जर्नी थी। ये कोई रातों रात हुई चीज नहीं थी। और चैलेंज कितना बड़ा था, इसका अंदाजा बस एक नंबर से लग जाता है, 27। यूरोपियन यूनियन मतलब कोई एक देश तो है नहीं, ये 27 अलग अलग देशों का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो सोचिए, इन सबको एक पेज पर लाना अपने आप में कितनी बड़ी डिप्लोमैटिक जीत रही होगी। तो इस डील का सफर, जैसा मैंने कहा, काफी लंबा था। अर्ली 2000s में बातचीत शुरू हुई, फिर 2013 में आकर नेगोशिएशंस रुक गए, काफी सालों तक कुछ नहीं हुआ। फिर 2020 के बाद जब दुनिया भर में चीजें बदली ना, तब इसको एक नई स्पीड मिली और फाइनली 2024 में जाकर ये हिस्टोरिक डील फाइनल हो पाई। तो इतने साल डिले क्यों हुआ? इसके पीछे अहम वजह थी। इश्यूज काफी कॉम्प्लेक्स थे, जैसे कि टैरिफ्स और मार्केट एक्सेस, लेबर स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इन सब पर आम सहमति बनाना, जैसा कि आप समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान नहीं था। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, मतलब वो मास्टर स्ट्रोक, वो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जिसने डिप्लोमेसी के सारे पुराने रूल्स को एक तरह से तोड़ ही दिया। यहाँ पर ना डिप्लोमेसी के 2 बिल्कुल अलग अलग रूप सामने आते हैं। एक तरफ है ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब फॉर्मल स्टेटमेंट्स, बंद दरवाजों के पीछे ब्रीफिंग्स जो सिर्फ सरकारों के बीच होती हैं। और दूसरी तरफ है प्राइम मिनिस्टर मोदी का डिजिटल अप्रोच, मतलब सीधे लोगों से कनेक्ट करना, सोशल मीडिया के जरिए आम नागरिकों से बात करना। ये जो स्ट्रैटेजी थी वो 4 सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल स्टेप्स पर बेस्ड थी। सबसे पहले ऐतिहासिक समझौते को फाइनल किया गया। फिर एक कोर मैसेज तैयार हुआ जिसका फोकस था साझा तरक्की और पार्टनरशिप। इसके बाद उस मैसेज को यूरोपियन यूनियन की लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। और आखिर में उन सभी पोस्ट को एक साथ एक ही समय पर सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया गया। इस अप्रोच ने क्या किया, इसने जो ट्रेडिशनल डिप्लोमैटिक चैनल्स थे उन्हें बाईपास कर दिया। मैसेज सिर्फ सरकारों तक नहीं रुका, बल्कि वो सीधा पहुंचा नागरिकों तक, बिजनेसमैन तक और इंस्टीट्यूशंस तक। इससे एक ऐसा पब्लिक कनेक्शन बना जो पहले कभी नहीं देखा गया था। और ये सिर्फ एक सिंबॉलिक मूव नहीं था, इस अनोखी पहल का बहुत ही इमीडिएट और जबरदस्त असर हुआ। चलिए देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा। जरा इस कोशिश के स्केल के बारे में सोचिए। फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, पोलिश, डच और भी कई भाषाओं में मैसेज भेजा गया। इससे हर देश को लगा कि उनसे सीधे बात की जा रही है, जिससे सम्मान और अपनेपन की एक जबरदस्त भावना पैदा हुई। और इसका रिएक्शन वो भी फौरन आया। कुछ यूरोपियन लीडर्स ने हिंदी में रिप्लाई किया, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपसी सम्मान का एक बहुत ही रेयर जेस्चर है। ये अपने आप में इस स्ट्रैटेजी की कामयाबी का सबूत था। और ये सिर्फ अच्छी फीलिंग्स की बात नहीं थी। इस सफल कम्युनिकेशन ने दोनों तरफ के लिए असल में इकोनॉमिक फायदे के दरवाजे खोल दिए। भारत के टेक्सटाइल, फार्मा और आईटी सेक्टर्स को यूरोप का बड़ा बाजार मिला। वहीं यूरोप की ऑटोमोबाइल और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों को भारत जैसी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में मौके दिखे। और दुनिया को ये सिग्नल गया कि खुली अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर भरोसा कर सकती हैं और मिलकर आगे बढ़ सकती हैं। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी घटना हमें मॉडर्न ग्लोबल लीडरशिप के बारे में क्या सिखाती है।
इससे एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में आप क्या साइन करते हैं, ये जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि आप अपनी बात कैसे कहते हैं। कम्युनिकेशन का तरीका अब खुद मैसेज जितना ही पावरफुल हो गया है। तो आखिर में सवाल ये उठता है, क्या मल्टीलिंगुअल डिजिटल डिप्लोमेसी ही ग्लोबल लीडरशिप का भविष्य है? ये कहानी एक बात तो साफ करती है कि सही मैसेज अगर सही तरीके से पहुंचाया जाए तो वो सिर्फ कागज पर साइन नहीं करता, बल्कि दिलों और दिमाग को भी जोड़ता है।